एक दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड से लेकर और कंबोडिया, रशिया और चाइना आधी दुनिया लेफ्टिस्ट हो गई थी। पर इन द स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन सब कुछ खत्म हो गया। बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी खत्म भी होने लगे। हां, यह बात जरूर है कि अभी कुछ जगहों पर उनके अवशेष रह गए हैं। एक जगह है केरल, एक जगह है मीडिया और एक जगह है जेएनयू। अदर देन नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, अदर देन नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, क्योंकि चाइना तो सिर्फ नाम का कम्युनिस्ट है, आज तो वो कैपिटलिस्टों से भी ज्यादा कैपिटलिस्ट है। अब आप ये कहेंगे कि व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया को समझने के लिए थोड़ा ब्रॉडर स्पैन पे जाना होगा। इफ यू लुक एट ऑल द ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इधर से शुरू करिए तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, फिर इंडियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, ग्रीस की सिविलाइजेशन थी, रोमन एम्पायर था, और आज का जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में है इंका, माया, एस्टेक का सिविलाइजेशन था। आज उनमें से कोई भी अपने मूल रूप में नहीं बचा है। जो अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, उन्होंने लिखा था ना, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तो साहब, ये कंपैरिजन ये है कि एक ऐसी चीज जो हजारों साल से प्री हिस्टोरिक चली आ रही और खत्म ही नहीं हुई है, एक ऐसी चीज जो लेटेस्ट शुरू हुई और लेटेस्ट खत्म होने लगी, तो ये कंपैरिजन ही अपने आप में थोड़ा ऑकवर्ड है, मगर कोशिश बहुत की गई। अब मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आता हूं। ये नक्सलिज्म एट दी डोर स्टेप और इन द अर्बन एरिया शुरू कहां से हुआ? जो लोग हम लोग तो थोड़ा पहले की पीढ़ी वाले हैं उनको जानकारी होगी कि भारत के इतिहास की पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो 1969 में कांग्रेस के डिवीजन के बाद माइनॉरिटी हो गई। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर कर किसने बचाया सेंटर में? लेफ्ट पार्टीज ने, कम्युनिस्टों ने। ये तो हमको पता है, बहुत से लोगों को, आज की जनरेशन को शायद नहीं पता होगा। हमारे दिमाग में माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव से शुरू होती है, हम लोगों के जमाने में। अब इंदिरा जी के जमाने में जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई और लेफ्टिस्टों ने उसे सपोर्ट करके बचाया, तो उस जमाने में थोड़ा सा मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि भाई आज का जमाना होता तो कहता कोई बढ़िया वाला विभाग दे दो जिसमें कि अच्छा धनोपार्जन हो सके। पर उन्होंने बहुत ही समझदारी और चालाकी से काम लिया। आप देखिए, बदले में लेट 60s और अर्ली 70s में हुआ क्या क्या। प्रीवी पर्स खत्म हुआ, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनी, यानी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ, कमिटेड जुडिशरी की बात हुई, और फाइनली प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया। यानी समर्थन के बदले में उन्होंने बहुत कुछ अपना सेटअप बना लिया उन कुछ सालों में। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सब जगह धीरे धीरे आकर स्थापित हो गए। जेएनयू भी उसी दौर में स्थापित हुई। उसमें एक विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट विचारधारा के लोगों को नियुक्त किया गया। वैसे ही छात्रों को मोल्ड किया गया, जैसा भी ममता जी ने अपने उद्बोधन में बताया भी। और फिर भारत का पहला जर्नलिज्म की डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट कहां बना? जेएनयू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब आईएएस बनना है तो जेएनयू से, जर्नलिस्ट बनना है तो जेएनयू से, प्रोफेसर बनना है तो जेएनयू से, रिसर्चर बनना है तो जेएनयू से। अब उन्होंने पूरे अर्बन सेटअप के ऊपर अपना एक कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे दिमागों में चीजें रखनी शुरू की गई, वो जो सच के बिल्कुल उलट था। क्या कहा गया साहब? नक्सलवाद जो कहता हथियार उठाना, हथियार आदमी मजबूरी में उठाता है। ठीक है साहब, बिल्कुल मान लिया, हथियार मजबूरी में उठाता है। हथियार वही उठाता है, आतंकवाद वहीं पनपता है जहां गरीबी होती है, आतंकवाद वहां पनपता है जहां अशिक्षा होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ओसामा बिन लादेन गरीब था क्या? अरबपति था।
भारत के तमाम उद्योगपतियों, उसकी हैसियत थी कई उद्योगपतियों को खरीद सकता था, तो क्यों आतंकवाद की तरफ मुड़ गया? तो आपकी थ्योरी का बेस तो लॉजिकल नजर नहीं आता। अगर अशिक्षा से आतंकवाद निकलता है तो 9/11 में जिन लोगों ने जाके अपने प्लेन वहां क्रैश कर दिए, चाहे वो खालिद शेख हो या मोहम्मद अट्टा, ये सब लोग अमेरिका जैसे देश में बहुत हाईली एजुकेटेड थे और एक शानदार जिंदगी जीने का उनके पास मौका था। तो एजुकेशन और इकोनॉमिक आधार दोनों की बात बहुत हद तक तर्कसंगत नजर नहीं आती है, मगर गैर तर्कसंगत बात को भी समझा के रखा जाता है। यह कहा जाता है कि साहब लेफ्ट आइडियोलॉजी कहां से शुरू हुई? जब कैपिटलिज्म ने सर्वहारा वर्ग के ऊपर अत्याचार किया, सप्रेशन किया गया वर्कर क्लास का इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के द्वारा, तब शुरू हुई। आप दुनिया का एक देश बताइए जो इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद कम्युनिस्ट हुआ हो। जितने देशों के मैंने नाम बताए, ईस्टर्न यूरोप से लेकर रशिया, चाइना, सब एग्रेरियन सोसाइटीज थी जो कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब बात तो कुछ समझ में नहीं आती। चलिए, अब आपको लंबे समय शासन करने का मौका मिले, जैसे वेस्ट बंगाल में 33 ईयर्स, आई थिंक इन ए स्पैन ऑफ 33 ईयर्स एनी पार्टी वुड हैव गॉट इनफ अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द वेस्ट बंगाल इनटू ए मार्क्सिस्ट हेवन। हुआ क्या? ग्रोथ रेट नीचे, अशिक्षा, गरीबी, कलकत्ता जो इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेंटर था वो उसी दरमियान बहुत कुछ अपनी कैपेसिटी खो गया। एग्जैक्टली रिवर्स। 70 साल में यूएसएसआर को तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए था। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा आज भी लेफ्टिस्ट हैं तो उनको भी बन जाना चाहिए था। आगे कौन बढ़ा? चाइना, जिसने प्रैक्टिकली सब कुछ छोड़ के एकदम उलट स्टैंड ले लिया। तो इससे एक और बात लगती है कि साहब आपकी जो बात है उसमें कुछ दम कम है। अब मैं अगली बात लॉजिक पे आता हूं। ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है। हर आदमी के अधिकार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पर अगर आप इतिहास उठा के देखें 20वीं सेंचुरी में वॉर और इंटरनल जो हुकूमतों के द्वारा मरवाए गए लोग हैं,